औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम एक और सीएसएस स्पेशल का जो ऐसे का टॉपिक है यूनिपोलर बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हम इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आईआर का टॉपिक था जिसके अंदर यूनिपोलर बाइपोलर और मल्टीपोलर जो है ये ओवरऑल दुनिया के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम है। यूनिपोलर में एक मेजर पावर होती है, बाइपोलर के अंदर दो मेजर पावर्स होती हैं जो कि ओवरऑल दुनिया के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रही होती हैं, और मल्टीपोलर के लिए मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि दो से ज़्यादा होते हैं। तो द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द years, moving through the phases of unipolarity to bipolarity and now showing signs of इवॉल्विंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, तो ये मेरे इसकी जो है थीसिस स्टेटमेंट है कि ओवरऑल मैं अब तीनों को डिस्कस करूंगा, और एंड के ऊपर मैं न्यू डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड की तरफ भी उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होगा। स्टार्टिंग के अंदर मैं यूनिपोलैरिटी बाइपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी इनको जस्ट एक एक या दो दो पॉइंट बता के फिर मैं फर्दर मूव कर जाऊंगा। अब यूनिपोलैरिटी के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर यूएस हेजिमोनी द यूनिपोलर मोमेंट उसने एंजॉय किया आफ्टर 1991। जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद यूएस बिकेम द अल्टीमेट एंड सोल मोन पावर ऑफ द वर्ल्ड। उसने फिर उसके बाद दुनिया के अंदर जो जो किया ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सर्जिंग ग्लोबलाइजेशन, इस इरा के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रेगन के इरा के बाद से जो ग्लोबलाइजेशन थी, एक दुनिया एज ए ग्लोबल विलेज वो बनी, और जो बॉर्डर क्रॉसिंग हुई और बहुत ज़्यादा मीन के यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ से चीज़ें इससे अपनी जो डेवलपमेंट थी वो की विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबलाइजेशन से। उसके बाद अगर फॉर फर्दर देखें तो इरा ऑफ सिक्योरिटी अलाइंसेस था। इसके अंदर जो यूएस यू यू जापान यूएस जापान यूएस साउथ कोरिया और इस तरह के मल्टीपल जो अलाइंसेस थे वो बने अंडर द यूनिपोलैरिटी। उसके अलावा अगर यूनिपोलैरिटी की बात करें तो इसके अंदर वॉर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप यमन देख लें, लीबिया देख लें, ये सारा जो मिडल ईस्ट था वो तबाह होकर आ गया। ये सारी चीज़ें आप यूनिपोलैरिटी के अंदर किसी भी एंगल से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूएस ने दुनिया के ऊपर अपना रोल प्ले किया एज अ ग्लोबल सुपर पावर। जब आप आते हैं बाइपोलैरिटी के अंदर तो इसके अंदर जो सुप्रीमेसी होती है वो दो मेजर पावर्स की होती है, और वो आपस के अंदर compete करती हैं। तो बाइपोलैरिटी के अंदर क्या होता है जी, कि वो जो पावर्स होती हैं वो पहले कोई एक कहना चाह रहा होता है कि मेरी जो बात है वो मानी जाए, दूसरा कह रहा होता है नहीं मेरी बात मानी जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो सुपर पावर की राइवलरी होती है द कोल्ड वार इरा 1945 से ऑनवर्ड 1990s तक, जब यूएस और यूएसएसआर दोनों ओवरऑल कोल्ड वॉर का जो सिनेरियो था वो रहा, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर वॉर हुई, कोरिया के अंदर वॉर हुई, वियतनाम के अंदर वॉर हुई। इसको आप देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर की ओवरऑल जंग चलती रहती है, मीन के अलायंसेस बनते हैं। उसके अंदर जिस तरीके से कोल्ड वॉर के अंदर यूएस ने बनाए अलायंसेस मल्टीपल, उसने सीटो सेंटो वाले जो पैक्ट थे वो बना। उधर से अगर देखें तो रशिया ने बनाया, वारसा पैक्ट बना, इधर से नेटो बना। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये उस टाइम चलती रही। प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मीन के कंट्रीज जो होते हैं वो आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ते, लेकिन ओवरऑल वो किसी थर्ड कंट्री के अंदर जाके एक दूसरे के साथ compete करते हैं। लाइक इस टाइम अगर इस वर्ल्ड वक्त की 21st सेंचुरी की अगर आप कोल्ड वॉर देखना चाहते हैं, देन इट इज़ यूक्रेन वॉर। उसके अंदर रशिया और यूएस आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भुगत कोई और कंट्री रहा है। प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट इन्हें कहते हैं। उस टाइम के जो प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट थे वो वियतनाम था, कोरिया था और अफगानिस्तान था। अब मल्टीपोलैरिटी की बात करें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि जो पावर्स होती हैं वो मोर देन टू होती हैं। मीन कि अब इस टाइम अगर आप देखें तो रशिया, चाइना एंड यूएसए, ये तीन पावर हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि रीजनल पावर्स जो होती हैं वो ज़्यादा इमर्ज होती हैं। लाइक चाइना अब हो गया, ये अभी मीन के अभी ये मूव हुआ है, और ये तकरीबन 2020 से ऑनवर्ड तो इसने बहुत ज़्यादा, जैसे ही ट्रम्प आया था सॉरी 2016 में, उसके बाद से तो ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा इसको यूएस चाइना जो राइवलरी है वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस और रशिया के कंपैरिजन में तो चाइना एक नई सुपर पावर है।
लाइक उसने 1971 के अंदर, 1949 के अंदर तो वो बना था प्रॉपर, और उसके बाद से ऑनवर्ड वो काफ़ी उसको आइसोलेट भी किया गया। लेकिन जैसे ही उसने ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर जो है कदम रखा, तो वो अपने आप को अब अनफोल्ड कर रहा है। उसके बाद ये इकोनॉमिक मल्टीपोलैरिटी, इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल रीजन्स होते हैं। लाइक अब इस टाइम आप देख लें तो ब्रिक्स कंट्रीज, इसके अंदर ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत से हैं, जिस तरीके से एशियन टाइगर्स हो गया, आसियान नेशंस होगी। ये सारे क्या हो रहे हैं, मीन के इकोनॉमिक वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है लोगों की, कंट्रीज की, सॉरी। सिक्योरिटी चैलेंजेस ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बाइपोलर वर्ल्ड हो तो पता है जी कि दोनों ने आपस में लड़ना है। जबकि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पर तीसरी पावर हो जाए, तो अब नहीं आइडिया कि दो एक साइड पे हो सकती हैं, एक साइड पे एक हो सकती है। जिस तरीके से अभी फॉर द टाइम बीइंग किया जा रहा है कि रशिया और चाइना एक साइड पे हैं, और ऑन द अदर हैंड यूएस है, और यूएस के साथ बाकी फिर यूरोपियन वर्ल्ड है। तो इस तरीके से इनके जो चैलेंजेस होते हैं वो फाइट के ज़्यादा हो सकते हैं। अब दुनिया के अंदर जो न्यू डायरेक्शंस किस तरीके से हो सकती हैं, कैसे किस साइड पे दुनिया जा रही है, अगर आप उसको देखें तो कॉपरेशन एंड कंपटीशन सर, ये दोनों चल रही हैं। आप देखें कि क्लाइमेट चेंज, कोविड 19, इसके ऊपर कॉपरेशन हुई। ओवरऑल टेक एंड ट्रेड वार ये चल रहा है। ठीक है, ये कॉपरेशन हुई और ये कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद ये ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो रही हैं। बात हो रही है कि किस तरीके से आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनको किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए। चाइना इसके ऊपर बात कर रहा है, डॉलर सुप्रीमेसी को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। तो इस तरह यूएन को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है या बातें हो रही हैं उसके ऊपर। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि किस तरीके से दुनिया को, टेम्परेचर को किस तरीके से कम किया जा सकता है। उसके ऊपर सारी जो नेशंस हैं वो एग्रीड हैं। तो एक नई डायरेक्शन बन रही है ना ना, जबकि कोल्ड वॉर के अंदर सिर्फ कंपटीशन था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कॉपरेशन भी हो रही है साथ साथ। कम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, बहुत से अलाइंसेस बन रहे हैं, क्वाड बन गया। उसके अलावा एक साइड पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे कंट्रीज हैं। दूसरी साइड पे यूएस, इंडिया, और भी बहुत सारे जो क्वाड 1 क्वाड 2 बन रहा है। उधर से आरसीईपी चाइना बना रहा है। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल जो है लेवल के ऊपर जो आप चैलेंजेस देख रहे हैं, एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की वर्ल्ड जो है वो उभर के आ रही है दुनिया के नक्शे के ऊपर। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कंट्रीज, ओके जी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बहुत ज़्यादा जो ब्लॉग्स हैं वो बन रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, लाइक RECP, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप है, ये कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जबकि ऑन द अदर साइड जो यूएस है वो USMCA, यूएस मैक्सिको एंड कनाडा के दरमियान हो गया, यूएस इंडिया नेक्सस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स के ऊपर बातें चल रही हैं। इंडिया और यूके के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रेड के ऊपर जो MOUs हैं वो साइन हो रहे हैं। इसके अलावा भी लुक टुवर्ड्स अफ्रीका डिबेट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो बात यह है कि दुनिया के अंदर अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बातें हो रही हैं। फर्दर देखें तो टेक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी के अंदर बजट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और उसके ऊपर काम चल भी रहा है, बहुत से कंट्रीज कर भी रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर की बात की जाती है, वो जो पहले हार्ड पावर की बात थी, अभी भी यूएस और जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो कर रही है। लेकिन चाइना ने ओवरऑल दुनिया का नक्शा बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है व्हेन इट कम्स टू जियो। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिस तरीके से KSA एंड ईरान के दरमियान, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो की बात की, अब्राहम अकॉर्ड बाय द यूएसए। ठीक है, यूएसए ने जो इसराइल के लिए हेल्प की थी, जब 4 कंट्रीज जो मिडल ईस्ट के थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जो ओवरऑल दुनिया है वो चेंज हो रही है फ्रॉम द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड बाइपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है एक नया, एक बहुत ही एक नए अंदाज से जो दुनिया का जो नक्शा है वो पेश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है टू द वर्ल्ड। जबकि अगर आप पहले देखें ना, 1914 से पहले का जो ईरा था वो भी मल्टीपोलर वर्ल्ड का ही था, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर कंपटीशन ही होता था। वहाँ पर
कन्फ्लिक्ट्स ही होते थे, जंगें चलती थी, बहुत ज़्यादा चलती थी। अभी उस तरीके से जंगें खैर नहीं चल रही। ठीक है, एक ही जंग है और वो भी होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो ही जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो दुनिया का नक्शा है वो काफ़ी बदल चुका है इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये था हमारा आज का ऐसे जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम किसी और ऐसे के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।